आज हम आप लोगों को सदर्न ब्लॉटिंग अथवा साउथर्न ब्लॉटिंग के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सदर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं। तो एगारोजेल से डीएनए खंडों को मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करना ही सदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सदर्न ब्लॉटिंग की परिभाषा अच्छे से समझाई थी। आज की वीडियो में सदर्न ब्लॉटिंग की प्रोसेस को समझाएंगे। तो सदर्न ब्लॉटिंग किसे कहेंगे? एगारोजेल से डीएनए खंडों को मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करना सदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है, अथवा डीएनए मॉलिक्यूल को जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करना ही ब्लॉटिंग कहलाता है। डीएनए मॉलिक्यूल को जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? ब्लॉटिंग कहलाता है। देखिए, सदर्न ब्लॉटिंग में सदर्न वैज्ञानिक का नाम है। सदर्न जो है ये वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने किसी ने, यानी इनका नाम था ईडी सदर्न। ईडी सदर्न ने 1975 ईस्वी में इस तकनीक का विकास किया था। किस तकनीक का? तो सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक का विकास किया था। और ब्लॉटिंग का अर्थ अभी आपको बताया ही है कि डीएनए मॉलिक्यूल को जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करना ही ब्लॉटिंग कहलाता है। डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसको जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? ब्लॉटिंग कहलाता है। और जो सदर्न है ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1975 ईस्वी में इस तकनीक का विकास किया था। और इस तकनीक का प्रयोग विशेष प्रकार की जीन को पहचानने के लिए किया जाता है। विशेष तरीके की जीन को पहचाना जाता है सदर्न ब्लॉटिंग की सहायता से। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं कि सदर्न ब्लॉटिंग कैसे की जाती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो मान लिया ये डीएनए का खंड है, माना ये एक डीएनए का खंड है और ये जो गाढ़ा सा भाग दिख रहा है ये एक जीन है। इसे अलग करने के लिए, यानी इसी जीन को अलग करना है, तो इसे अलग करने के लिए डीएनए को काटना पड़ेगा। अब डीएनए मॉलिक्यूल को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम चाहिए, जिसे हम आणविक कैंची भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को क्या कहा जाता है? आणविक कैंची भी कहा जाता है, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल एक अणु होता है, इसलिए इसको काटने के लिए आणविक कैंची की आवश्यकता होगी। तो आणविक कैंची कौन सी है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो इसको यूज करने पर डीएनए के कई छोटे बड़े खंड कट जाते हैं या डीएनए छोटे बड़े फ्रेगमेंट में प्राप्त हो जाता है, जैसा कि दूसरे चित्र में आपको दिख रहा है। अब वो जीन भी इन्हीं खंडों में होगा। जिस जीन को हमें पहचानना है वो जीन भी इसी खंड में होगा, लेकिन पहचाने कैसे? तो पहचानने के लिए डीएनए सैंपल को एगारोजेल पर डालते हैं। जो डीएनए सैंपल है उस सैंपल को क्या करते हैं? उसी सैंपल को एगारोजेल में डाल देते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। एगारोजेल पर डालेंगे, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जिससे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सभी खंड अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई तो अब जितने भी खंड थे डीएनए के वो सब अलग अलग प्राप्त हो गए हैं। अब जेल के सभी डीएनए खंडों को एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लेते हैं। यानी एगारोजेल से डीएनए खंडों को मेम्ब्रेन पर, यानी फिल्टर पेपर पर ट्रांसफर कर लेते हैं, अथवा कह लीजिए कि फिल्टर पेपर या मेम्ब्रेन कौन सी ले सकते हैं? नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन ले सकते हैं। तो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक ट्रे लिया गया है। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या चीजें ली गई हैं? एक ट्रे लिया गया है और इस ट्रे में ट्रांसफर बफर भरा गया है। ट्रांसफर बफर इसमें भरा हुआ है। ट्रांसफर बफर के साथ में विक स्पॉन्ज रखा गया है, जो जेल के सपोर्ट के लिए होता है। विक स्पॉन्ज जेल के सपोर्ट के लिए होता है। इसके बाद जेल को रखा गया है, जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट थे उसी जेल को उसमें रख दिया गया है और फिर उसी जेल के ऊपर उसी की साइज की नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन रखी गई है। किसके साइज की? जेल के साइज की नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन रखी गई है। इसके बाद ऊपर से कुछ पेपर टॉवल्स रखे गए हैं और पेपर टॉवल्स के ऊपर वेट रखा गया है, वेट, ताकि दबाव बने और जेल से डीएनए खंड नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर आ जाएं। वेट किस लिए रखा गया है? ताकि दबाव बने, और दबाव बनेगा
तो जो जेल पर डीएनए खंड हैं वह डीएनए खंड नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर आ जाएंगे। मतलब ऊपर से एक प्रेशर बनेगा और नीचे से बफर रखा गया है, ये भी अब ऊपर उठने लगेगा। ऊपर उठता है मतलब नीचे और ऊपर दोनों तरफ से दबाव बनेगा और बीच में जेल है, जेल के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रखी गई है, जिससे अब होगा क्या कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर डीएनए खंड आ जाएंगे। अब हम उसे जेल से उठा लेते हैं, जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है उसको जेल से उठा लेंगे तो ये निकल आई है मेम्ब्रेन। लेकिन अभी इसमें कुछ दिखेगा नहीं। जिस क्रम में एगारोज जेल पर डीएनए फ्रेगमेंट थे उसी क्रम में नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ये आ जाते हैं, बट दिखेंगे नहीं। अब मेम्ब्रेन को प्रोब सॉल्यूशन में डालते हैं। जो मेम्ब्रेन है इसको उठाकर क्या करते हैं, प्रोब सॉल्यूशन में डाल देते हैं, यानी प्रोब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। प्रोब हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। और प्रोब हाइब्रिडाइजेशन क्या है यदि जानना चाहते हैं तो मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस वाले वीडियो में समझाया है अच्छी तरीके से। आप लोग जाकर के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस वाला वीडियो देख लीजिए, आपको प्रोब क्या है समझ में आ जाएगा। ये मेम्ब्रेन फिल्टर पर पूरक क्रम या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाता है। जो मेम्ब्रेन है ये फिल्टर पेपर पर क्या बनाता है, पूरक क्रम को बनाता है या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को बनाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का मतलब है जैसे मेम्ब्रेन पर जीन का सीक्वेंस या डीएनए का सीक्वेंस ATGC था, ATGC, तो प्रोब का सीक्वेंस होगा इसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, TACG। इस प्रकार प्रोब टारगेट जीन या टारगेट डीएनए से जाकर के अटैच्ड हो जाता है या जुड़ जाता है। जीन प्रोब में रेडियोधर्मी तत्व होते हैं और इस हाइब्रिडाइज्ड डीएनए का ऑटो रेडियोग्राफ प्राप्त कर लेते हैं और फिर एक्सरे पास करते हैं। एक्सरे करने पर दो जगह पर टारगेट जीन या टारगेट डीएनए से प्रोब अटैच्ड हुआ है। मतलब प्रोब टारगेट डीएनए से ही बाइंड करेगा, टारगेट डीएनए से ही केवल बाइंड करेगा। इस प्रकार से ऑटो रेडियोग्राफ पर बने डीएनए बैंड के प्रतिरूप एक जीन के लिए विशेष होते हैं और इसलिए इन बैंड के पैटर्न को देखकर विशिष्ट जीन को पहचाना जाता है। यानी उस बैंड के पैटर्न को देखते हैं और उस विशिष्ट जीन को पहचान लेते हैं। उत्परिवर्तन के कारण हुए किसी भी परिवर्तन को डीएनए खंडों से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के रिकॉग्नाइज साइट को बदलकर अथवा जीन का एक खंड हटाकर सर्दन ब्लॉटिंग तकनीक से पहचाना जाता है। आइए जानते हैं कि इसके उपयोग कौन कौन से होते हैं। तो फोरेंसिक लेबोरेटरीज में सर्दन ब्लॉटिंग तकनीक के प्रयोग के द्वारा अपराध के स्थान से प्राप्त रक्त, वीर्य आदि के नमूने को प्राप्त करके आदि के नमूने को लेकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग व्यक्ति विशेष का सर्दन ब्लॉट होता है जिससे पता चलता है कि किसने अपराध किया है। तो इस प्रकार से सर्दन ब्लॉटिंग की जाती है या साउथर्न ब्लॉटिंग होती है। पूरी प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बताई। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।